बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5, संज्ञा के विकार, लिंग, वचन, कारक। दिए गए चित्रों को देखो और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मुर्गा बांग दे रहा है, मुर्गी दाना चुग रही है। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी अपने बच्चे के साथ बैठी है। लड़का पढ़ रहा है और लड़की खा रही है। तो ऊपर बाईं ओर के चित्रों में पुरुष जाति के होने और दाईं ओर के चित्रों में स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। अतः मुर्गा शेर लड़का है पुल्लिंग है, मुर्गी शेरनी लड़की स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोर, राजा, आदमी, छात्र। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, रानी, औरत, छात्र। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो प्राणी न होकर निर्जीव होते हैं, जैसे अलमारी, संदूक, डिब्बा आदि। ऐसे शब्दों को भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में ही रखा जाता है। निर्जीव शब्दों के लिंग पहचानने के दो तरीके हैं, वाक्य की क्रिया को देखकर, यदि शब्द के साथ कोई विशेषण आया है तो उसे देखकर। ठीक है। उदाहरण देखें क्रियाओं से पहचान का। शीशा टूट गया, शीशी टूट गई। चांद चमक रहा, नदी बह रही है। हमने मकान खरीदा, हमने कार खरीदी। मैंने ताला लगाया, मैंने साड़ी खरीदी। तो क भाग के वाक्यों की क्रियाओं से पता लग रहा है कि शीशा, चांद, मकान तथा ताला शब्द पुल्लिंग है। ख भाग के वाक्यों की क्रियाओं से पता लग रहा है कि शीशी, नदी, का तथा साड़ी शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है। विशेषणों से पहचान। छतरी काली है, छाता काला है। किताब अच्छी है, पाठ अच्छा। लीची मीठी है, आम मीठा लगा। मेज बड़ी है, दरवाजा छोटा है। पेंसिल मोटी है, पेन मोटा है। का वर्ग के वाक्यों में विशेषणों से पता लग रहा है कि छतरी, किताब, लीची, मेज तथा पेंसिल शब्द स्त्रीलिंग है। खा वर्ग के वाक्यों में आए विशेषणों से पता लग रहा है कि छाता, पाठ, आम, दरवाजा तथा पेन शब्द पुल्लिंग है। याद रखो कि ये सदा पुल्लिंग होते हैं। क्या? पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। धातुओं के नाम, जल स्थल भागों के नाम, रत्नों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, पर्वतों के नाम, वर्णमाला के अधिकतर अक्षरों के नाम, समुद्रों के नाम, अनाजों के नाम, ग्रहों उपग्रहों के नाम, द्रवों के नाम, देशों और महाद्वीपों के नाम, दिनों के नाम और हिंदी महीनों के नाम। ठीक है। और सदा स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? नदियों के नाम, तिथियों के, पुस्तकों के, नक्षत्रों के, बोलियों और भाषाओं के नाम। ठीक है। इनमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे धातु में चांदी स्त्रीलिंग है, शरीर के अंगों में गर्दन, नाक, आंख, कोहनी आदि स्त्रीलिंग है। वर्णमाला में ई तथा इर स्त्रीलिंग तथा अन्य लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ मुख्य नियम देखिए। अ को आ में बदलकर मूर्ख, मूर्खा, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या, प्रिय, प्रिया, आचार्य, आचार्य, सदस्य, सदस्य। अ और आ को ई में बदलकर, जैसे दादा, दादी, चाचा, चाची, दास, दासी, पोता, पोती, पुत्र, पुत्री, बकरा, बकरी। शब्दों के अंत में इन जोड़कर बाग, बागिन, धोबी, धोबिन, दर्जी, दर्जिन, मालिक, मालिन, मालिक, मालकिन, ग्वाला, ग्वालिन। शब्दों के अंत में नी लगाकर ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, हंस, हंसनी, सिंह, सिंहनी, चोर, चोर। अ और आ को इया में बदलकर कुत्ता, कुतिया, बेटा, बिटिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, लोटा, लुटिया। इस तरह से। ठीक है। अब आगे देखते हैं। शब्दों के अंत में आनी या आनी जोड़कर जेठ, जिठानी, सेठ, सेठानी, इंद्र, इंद्राणी, नौकर, नुकरानी, देवर, देवरानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। अक को इका में बदलकर अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका। बालक, बालिका, सेवक, सेविका, गायक, गायिका।
मान को मति तथा वान को वति में बदलकर। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कैसे? बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती। तो कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग उनके पुल्लिंग शब्दों से बिल्कुल अलग होते हैं। बैल गाय, माता पिता, राजा रानी, पति पत्नी। विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधू। याद रखो, जो संज्ञा शब्द पेशे या पद को बताते हैं वे अधिकांशतः पुरुष व स्त्री दोनों के लिए जैसे ही रहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, वकील, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक। अब आता है हमारा वचन। ठीक है, वचन का अर्थ होता है संख्या। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही हैं। ऊपर बाईं ओर के चित्रों में घोड़ा व लड़की एक हैं, जबकि दाईं ओर के चित्रों में घोड़े व लड़कियां एक से अधिक हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। एक वचन जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कार, छत, साड़ी आदि। बहुवचन जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों व प्राणियों के होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कारें, छतें, साड़ियां। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बेटा बेटे, कमरा कमरे, लोटा लोटे, ताला ताले, बच्चा बच्चे, पेड़ा पेड़। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ हो ए या ए में बदलकर दीवार दीवारें, कोयल कोयले, दाल दालें। पुस्तक पुस्तकें, कलम कलमें, सड़क सड़कें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के आगे ए लगाकर कला कलाएं, कथा कथाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कविता कविताएं, माला मालाएं, कन्या कन्याएं। अब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई और ई को इया में बदलकर जाति जातियां, चाबी चाबियां, खिड़की खिड़कियां, नदी नदियां, गाड़ी गाड़ियां, लड़की लड़कियां, लकड़ी लकड़ियां, तितली तितलियां, गली गलियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या में बदलकर चूहिया चूहिया, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, बंदरिया बंदरिया, पुड़िया पुड़िया, चुटिया चुटिया। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए उ और ऊ के आगे ए लगाए लगा, कैसे बहु बहुए, गऊ बहुए, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुए। एक वचन के साथ लोग जन गण वृंद वर्ग लगा है, जैसे लेखक लेखक वृंद, गुरु गुरुजन, नारी नारी वृंद, दोस्त दोस्त जोड़े। पाठक पाठकगण, श्रोता श्रोतागण, छात्र छात्रगण, युवा युवा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा वचन। अब आगे हम पढ़ते हैं कारक। चित्र देखकर उसके नीचे लिखा वाक्य पढ़ो। राम रावण बाण मारा। क्या ये सही है? नहीं। इस वाक्य को पढ़ने से अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही। यदि हम इस वाक्य को ऐसे लिखें कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो अब वाक्य में कुछ और शब्द आ गए हैं तथा इसका अर्थ ठीक प्रकार से समझ में आ रहा है। इन शब्दों को व्याकरण में कारक या परसर्ग कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी परिभाषा। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, सभी कारकों के अपने अपने चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के द्वारा ही वाक्य की क्रिया या संबंध दूसरे शब्दों से होता है। सभी कारकों के चिन्ह या विभक्तियां इस प्रकार है। देखिए, कारक विभक्ति वाक्य। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की ना नीरा रेडी, अधिकरण में पर संबोधन है। गौरव ने पाठ याद किया, दिव्या भाई को पढ़ाती है, रवि ने पेन से लिखा, ये दवाई दादी के लिए है। पेड़ से पत्ता टूटा, दिनेश की पेंसिल खो गई, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अरे तुम इधर आओ। आओ अब इन कारकों को हम विस्तार से यानी कि पूर्ण तरीके से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की।
शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। कभी कभी कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं भी आता, जैसे मोहन खेलता है। कर्म कर्म जिस पर क्रिया का असर होता है उसे कर्म कहते हैं और क्रिया से उसका संबंध कर्म कारक कहलाता है। जैसे माँ ने बच्चे को खाना दिया। करण कारण कर्ता जो भी काम करता है वो किसी वस्तु की सहायता से करता है, इसे करण कारक कहते हैं। जैसे राधा गेंद से खेल रही है। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए काम करता है या कुछ देता है उसे बताने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी दादाजी के लिए फल लाए। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी के अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे छत से पानी गिर रहा। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे विभू की बहन है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे शेर गुफा में रहता है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या सावधान करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, अब देखते हैं इस पाठ से हमने क्या समझा क्या जाना। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने की पहचान होती है उसे लिंग कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ जंतुओं के नामों के पहले नर या मादर लिखकर भी निर्भेद किया जाता है। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग का कई नियमों के अनुसार बनते हैं। वचन का अर्थ संख्या होता है। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि संख्या एक हो तो एक वचन व संख्या एक से अधिक हो तो बहुवचन। सम्मान आदर तथा बड़प्पन दर्शाने के लिए एक वचन होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है कारक कहलाता है। कारक को परसग या विभक्ति भी कहते हैं। प्रत्येक कारक का अपना विभक्ति चिन्ह होता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।